हेलो नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के नेपसराय में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ में रहती थी जिसका नाम किरण झा है। उसकी उम्र लगभग 50 साल बताई गई है। किरण झा अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने का काम करती थी। उसी से जो आमदनी होती थी वो अपनी घर गृहस्थी चला लेती थी। अपने बच्चों के साथ में किरण झा काफ़ी खुश है और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन पति प्रमोद झा घर पर नहीं रहता। वो अपने बिहार स्थित घर पर रहता है जिसकी उम्र लगभग 60 साल है। साधु का भेष बनाकर घूमता फिरता रहता है। ये बात किरण झा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए किरण झा अपने पति से अलग रहती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। बच्चों की देखभाल के साथ साथ वो एक अस्पताल में मरीजों का काम करती है। उनकी देखभाल करके जो उसे आमदनी होती थी उसी से किरण ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। किरण झा काफ़ी समय से दिल्ली में रह रही है। अपनी शादी के कुछ साल बाद ही किरण झा दिल्ली आ गई थी और अपने दोनों बच्चों के साथ में वहीं पर बस गई। लेकिन पति इधर उधर साधु बनकर घूमता रहता था। ना तो वो कुछ काम धंधा करता था, ना ही करने की ज़रूरत समझता था। उसे लगता था कि साधु के भेष में उसको 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। इसीलिए काम करने की ज़रूरत प्रमोद झा ने कभी नहीं समझी। अपनी बेटी और बेटे से अलग रहकर वो साधु के भेष में ही घूमता फिरता रहता है, जिससे लोग भी सहानुभूति दिखाते हैं। उसके साथ हमदर्दी करते हुए उसको खाने पीने की चीज़ें और कुछ पैसे भी दे देते हैं। इसी से उसका गुजारा हो जाता है। अपनी पत्नी की ना तो उसने कभी पहले ज़रूरत समझी थी कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाए या बच्चों का कुछ खर्चा पानी भेजे। प्रमोद झा ने अपने बच्चों बीवी का कोई भी ना तो कभी खर्चा भेजा था और ना ही वो कभी उनकी जिम्मेदारी उठाता था। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए किरण झा काफ़ी समय से अकेली ही रह रही थी अपने बच्चों के साथ। लेकिन बेटा बिहार के दरभंगा में सत्यम माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है और इस समय भी वो कंपनी में काम के सिलसिले से गया हुआ था, घर पर नहीं था। 1 अगस्त को प्रमोद झा अपनी पत्नी, बहू और बेटी से मिलने के लिए घर पर आता है। 1 अगस्त बिहार के मुंगेर स्थित गांव चिड़ियाबाद जमालपुर से दिल्ली आता है। बहू, बेटी और पत्नी किरण झा अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन प्रमोद अपनी पत्नी से ठीक से बातचीत नहीं करता। बहू और बेटी से काफ़ी प्यार से बातचीत करता है। पत्नी किरण झा बार बार अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रमोद अपनी पत्नी से खफा खफा रहता है। फिर भी पत्नी कुछ न कुछ बात पे बीच बीच में बोल रही थी। तभी बहू से कहता है कि देखो, अपनी सास को समझा दो, मुझे इससे कोई बातचीत नहीं करनी है। बीच बीच में बेवजह ही मुझसे बोले जा रही है, लेकिन मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। तब बहू मुस्कुराती है। उसको लगता है कि दोनों आपस में थोड़ा नाराज़ हैं। कुछ समय के बाद ठीक हो जाएंगे। बहू को नहीं पता था कि क्या आगे होने वाला है। प्रमोद अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि 10 साल बाद वो अपने बच्चों से मिलने के लिए आया था और बच्चों को लग रहा था कि प्रमोद को उनकी फ़िक्र है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए आया है। बेटा दुर्गेश घर पर नहीं था, अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। बेटी जब अपने पिता को स्टेशन पर लेने के लिए पहुंचती है, तब वो अपने पिता से कहती है कि लाओ पिताजी, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। क्योंकि प्रमोद एक थैला लेकर आया था, उसके पास उसमें कुछ सामान था, लेकिन वो बहुत भारी था, जिससे बेटी काफ़ी अनजान थी। बेटी भी अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। वो सामान उसने अपने पिता को दिया, तब उन्होंने उसी थैले में रख लिया। बेटी ने कहा कि लाओ पिताजी, मुझे मेरा सामान तो दे दो, लेकिन प्रमोद ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें बाद में दूंगा। बेटी ने कई बार कहा कि पिताजी मेरा सामान तो मुझे दे दो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें बाद में दूंगा। तब वो घर पर आ जाती है। तो उसके बाद बेटी भूल जाती है
कि पिताजी का बैग इतना भारी क्यों है, या जिस थैले को वो लेकर आए हैं उसमें क्या सामान है। किसी ने भी ये ज़रूरत नहीं समझी कि थैले को खोलकर देख लिया जाए। थैले के अंदर ना तो कोई कपड़े लेकर गया था और ना ही उसका कुछ यूज़ करने का सामान था, ना ही खाने पीने का सामान था। तो फिर ऐसा क्या था उस थैले में जिसे लेकर प्रमोद अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया था। बेटी अपने पिताजी के साथ घर पर पहुंच गई थी और प्रमोद ने वो थैला घर के किसी कोने में रख दिया था। घर के किसी भी सदस्य ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि थैले में क्या है या पूछ लें कि इतना भारी क्यों है। लेकिन जैसे ही कई दिन बीत जाते हैं, किरण अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। बहू अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। सास को गहरी नींद आने लगती है और वो सोने लगती है। तभी प्रमोद भी कमरे में जाता है। बहू पैरों की मालिश कर रही थी। बहू कहती है कि पिताजी मैं आपके पैरों की मालिश भी कर देती हूँ, आपको नींद अच्छी आएगी। तब प्रमोद कहता है कि नहीं बेटा, मुझे मालिश नहीं करानी है, आप जाओ सो जाओ अपनी बिटिया के पास, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब बहू कहती है कि पिताजी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे उठा देना। तब प्रमोद कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ और अपनी कुंडी लगा लेना कमरे की, अच्छे से सो जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो मैं उठा दूंगा तुम्हें। बहू भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात को बहू पानी भरती थी 4 बजे उठ के। ठीक उसी तरह उस दिन भी रात को 3 साढ़े 3 बजे का समय था। बराबर से उनके किसी पड़ोसी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुम पानी भर लो। तब वो पानी भरने के लिए जाती है। पानी भरने के लिए जैसे ही बहू उठती है, उसे घर के आंगन में कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं। तब सोचती है बहू कि शायद कबूतर मर गया होगा, क्योंकि कई बार कबूतर घर के आंगन में घूमता फिरता आता है और पंखे से टकराकर गिर जाता है। तो आज भी शायद कोई कबूतर मर गया होगा और उसका खून आंगन में बिखर गया होगा। बहू को यही लगता है, लेकिन वो सोचती है कि पानी भरने से पहले वो अपनी सास के कमरे में जाए और देखे कि उनके कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, क्या वो उठ गई हैं। तो यही चेक करने के लिए बहू अपनी सास के कमरे में जाती है। किरण जहाँ अपने बिस्तर पे उसी पोजीशन में सो रही थी जिस पोजीशन में सोई थी। बहू देखती है, लेकिन जैसे ही कमरे की तरफ वो तकिए की तरफ नज़र डालती है, तब देखती है कि कमरे में खून ही खून था और तकिए के चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। किरण के सर के छींचड़े बिखरे हुए हैं तकिए पे और मांस बाहर निकल चुका था। ये दृश्य जैसे ही बहू देखती है, उसको चीख निकल जाती है। घर के दूसरे कमरे में बेटी भी सो रही थी। भाभी की आवाज़ जैसे ही सुनती है, बेटी भी उठ जाती है। बेटी उठकर देखती है कि माँ के शरीर के साथ में क्या हो गया है। उसके शरीर के सर में खून ही खून था, बाकी हिस्सा बिल्कुल ठीक था। तभी वो लोग रोना शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। ये सारी आवाज़ सुन के पड़ोसी भी दौड़कर घर पर आ जाते हैं। घर में लोग आकर जब किरण झा को इस पोजीशन में देखते हैं, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे ये खबर गली मोहल्ले में पड़ती जा रही थी, घूमती जा रही थी, सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सभी इस खबर को सुन के घबरा रहे थे कि सोती हुई किरण झा के सर पे किसी ने हथौड़े से वार करके उनकी हत्या कर दी है। अब किरण इस दुनिया में नहीं थी। किरण झा की बेटी और बहू का रो रो कर बुरा हाल था। बेटी सुध बुध खो चुकी थी अपनी माँ की इस हालत को देखकर। उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उसके होंठ कँपकँपा रहे थे और वो अपनी माँ की इस हालत को देख के किस तरह से घबराई हुई थी, उसे देखकर भी लोग काफ़ी डरे हुए थे कि एक बेटी का अपनी माँ को लेकर किस तरह से घबराया हुआ शरीर उसका बता रहा था कि उसकी माँ की हत्या हो चुकी है। अब प्रमोद घर में नहीं था, क्योंकि प्रमोद घर से फरार हो चुका था। लोगों ने जैसे ही किरण झा को अकेले देखा, सभी समझ चुके थे कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि प्रमोद ने ही किया है। तभी मोहल्ले में जैसे ही खबर फैली, कुछ लोग
उसे ढूंढने के लिए भी निकल जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रमोद का अता पता नहीं चलता। तभी पुलिस अपनी टीम लगाती है प्रमोद की तलाशी के लिए, लेकिन प्रमोद का फिर भी कोई अता पता नहीं लगा। प्रमोद गायब हो चुका था, क्योंकि वो साधु के भेष में रहता है और साधु के भेष में किसी पर भी इस तरह का शक लोग नहीं करते कि किसी की हत्या करके आया है, और प्रमोद पहले से ही साधु के भेष में रहता था। पुलिस लगातार प्रमोद की तलाश कर रही है। बेटी और बहू का भी कहना है कि जल्द से जल्द प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से प्रमोद अपनी पत्नी किरण झा से नफरत करता था, उसी तरह वो अपनी बेटी और बेटे से भी नफरत करता होगा, क्योंकि बेटी और बेटा हमेशा से ही अपनी माँ का साथ देते थे, हमेशा से ही अपनी माँ के साथ में रहते थे। प्रमोद साथ ले जाना चाहता था बच्चों को, लेकिन कभी भी बच्चे अपनी माँ को छोड़कर नहीं गए, हमेशा अपनी माँ के दुख सुख में अपनी माँ के साथ में ही रहे। ये बात प्रमोद को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बच्चे प्रमोद से प्यार नहीं करते, बल्कि किरण झा से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बच्चों को अब डर है कि कहीं प्रमोद आकर उनकी भी हत्या ना कर दे, जिस तरह से उसने किरण झा की हत्या की है। इसीलिए घर के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रमोद की गिरफ्तारी हो, उसको पुलिस अपनी हिरासत में ले ले और वो लोग सुकून की सांस ले सकें। पुलिस लगातार प्रमोद की छानबीन कर रही है, लेकिन प्रमोद का अभी भी कोई अता पता नहीं चला है। प्रमोद की तलाश अभी जारी है। जब किरण की हत्या हो चुकी थी, तब बेटी ने ही बताया कि वो पहले से ही प्लानिंग करके घर में आया था, क्योंकि जिस थैले को वो लेकर आया था उसी थैले में हथौड़ा था और इसीलिए थैला भारी था। उसने अपने पिता पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। शायद अगर वो पूछ लेती तो पता चल जाता कि उसमें क्या है। फिलहाल प्रमोद की तलाश जारी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।